कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पीएलए की लाइव फायर ड्रिल होगी। ताइवान की सीमा के पास जारी है चीन की वॉर ड्रिल। चीन की तरफ से वॉर ड्रिल लगातार की जा रही है। कल दोपहर 2 से 4 बजे के बीच पीएलए एक बार फिर लाइव फायर ड्रिल करेगा और ताइवान की सीमा से बहुत पास, ताइवान की जो जल सीमा है उसके बहुत पास ये वॉर ड्रिल लगातार की जा रही है। जीजे सिंह सर, ये जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ चीन कैसे वॉर ड्रिल लगातार कर रहा है, ये मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है ताइवान के एकदम पास, वहीं ताइवान की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, अपने लोगों को अवेयर किया जा रहा है, यानी पूरी तरह से तनाव बना हुआ है दोनों के बीच। लेकिन ये कहां तक जाएगा तनाव? क्या इन मिसाइलों का इस्तेमाल होने की हद तक भी जा सकता है? देखिए, मैं पहले ये कहूंगा कि जैसे एम्बेसडर दयाल साहब ने कहा है कि अमेरिका को भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो चाइना को एक चढ़ा रहा है और ऐसे हरकतें कर रहा है जिसके साथ उसकी जो एक थ्रेशोल्ड सीमा है सहन शक्ति की, वो कभी भी बस हो सकती है, क्योंकि उसकी पहले काफी बेइज्जती हो चुकी है शी जिनपिंग की दुनिया के अंदर। और उन्होंने कहा भी, और वो अपने चेहरे को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कभी कुछ कर सकते हैं, कभी भी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपने दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जो इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है ताइवान के कर रहा है, जैसे वो अपनी ड्रिल्स कर रहा है, जहाँ अपनी बंदोबस्त कर रहा है बचाव के लिए, जापान कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको अभी कुछ ज्यादा ये फीलिंग आने लगी है कि चाइना कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि उसकी जो उसको इतना चढ़ा दिया गया है कि वो कभी कुछ कर सकता है। इलेक्शन यानी आपके मुताबिक इस हद तक बात आगे पहुंच जाएगी, या इस हद तक अगर बात आगे पहुंचेगी तो फिर वो उसे अपनी भी साख बचाने के लिए दुनिया में या अपने देश में भी इंटरनल ऑडियंस को अपने केटर करने के लिए उसे कुछ करना होगा, ऐसा डर है जापान को और ताइवान को। सर, बहुत अहम बात है। लेकिन सिकंदर तायल सर, हम जब एक तरफ चीन की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात भी बहुत जरूरी है, जो आपने पहले भी उठाई, जो अभी सर भी कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका लगातार उकसा रहा है, अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की भी जो पॉलिटिक्स है इस पूरे इलाके में, जो राजनीति है, उसे ये सूट करता है कि इस तरह का तनाव बना रहे। क्या आपका कहना है इस पर? मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका का जो राजनीति है, जो काम करने का ढंग है, उसमें वो केवल अमेरिका के हितों को ही देखता है और दूसरे देशों के हितों को नहीं देखता। जैसा कि हमने देखा, मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया और यूक्रेन ध्वस्त हो गया। अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। अमेरिका के तो हथियार खूब बिक रहे हैं, उनकी गैस भी बिकेगी, उनका ऑयल उनके पास है ही, पूरी दुनिया उससे परेशान है, यूक्रेन खत्म हो रहा है। तो ताइवान को भी ये समझना चाहिए, मैं जल सिंह से बिल्कुल सहमत हूँ कि चाइना, देखिए, छोटा मोटा देश नहीं है। ताइवान चाइना के खिलाफ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं खड़ा हो सकता। अगर आप देखें कितनी उसके पास गैस है, कितना पेट्रोल है, अगर चाइना उसको ब्लॉकेट करता है तो अमेरिका को ही वो ब्लॉकेट तोड़ना होगा। और किसी देश में ये शक्ति नहीं है कि चाइना की नेवल ब्लॉकेट को तोड़ सके। और अमेरिका ने वो यूक्रेन के पक्ष में क्या किया आज तक? यूक्रेन तो खत्म होता चला जा रहा है और वो तो यूरोप है। देखिए, लेकिन सर, फिर ताइवान के पास क्या विकल्प है? ताइवान के पास क्या विकल्प है कि वो भी तो चीन के सामने घुटने नहीं टेक सकता है, या फिर आपके मुताबिक उसे थोड़ा बैलेंस बात करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसे ऐसे जिस तरह से वो अभी सामने खड़ा है, आंख से आंख मिलाकर ऐसे खड़ा होना चाहिए? देखिए, प्रोवोक नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ना चाइना को भारत को प्रोवोक करना चाहिए, जो ना भारत को, किसी को, देश को हम तो प्रोवोक करते ही नहीं। पर अमेरिका ने जिस तरह किया वहाँ की, हम यूक्रेन को नेटो में ले लेंगे, फिर पेलोसी वहाँ चली गई, तो आप प्रवोक मत करिए। यथा स्थिति जैसी है वैसी बनी रहने दीजिए, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बार बार कहते हैं। और उसमें हर देश, मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी थोड़ा दोषी है कि आप जब कांग्रेस होने वाली है उससे पहले क्यों चाइना को आप उकसा रहे हैं? फिर पेलोसी वापस गई तो कुछ और कांग्रेसमैन पहुंच गए वहां पर।
तो ये साइकिल तो फिर बढ़ती चली जाएगी। ये तो और ये escalating कम ladder हो पर है। नहीं रही है, ये कम नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कैसे ये बढ़ती जा रही है। प्रसून जी, ये अगर जो उकसावा है, जिसे चीन उकसावा मानता है, जिसे ये समझते हैं कि चीन के लिए अपने इंटरनल ऑडियंस को ये जिसके लिए जवाब देना मुश्किल होता है, अगर इस तरह की हरकतें बढ़ती रहेंगी तो फिर चीन किस हद तक जाएगा? मैं दूसरा पहलू भी कहना चाहूँगा कि ये बाइडन की भी राजनीतिक मजबूरी है। अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद वो एक वीक प्रेसिडेंट दिखने लगे थे, इसलिए वो एग्रेशन दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने यूक्रेन रशिया में किया, अब वो एशिया में करना चाह रहे हैं। जैसे ताहिल साहब बोल रहे थे कि अब पूरा यूरोप जो है, उनकी एनर्जी क्राइसिस, उनका ये जो गैस और ऑयल का सप्लाई है, उससे अमेरिकन कंपनीज फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो एशियन लीडर्स है, चाहे वो ताइवान हो या शी जिनपिंग हो या भारत हो, वो मैच्योर लीडरशिप है, काफ़ी समय से वो अपने देश को लीड कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें यूक्रेन की तरफ, तो मुझे लगता है कि ये जो एशियन पावर्स हैं वो मैच्योर वे से इसको हैंडल करेंगी। और जो यूएस के अपने इंटरनल इश्यूज हैं, वो अग्रेशन दिखा के बाइडन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बहकावे में ये स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे। और एशिया एक स्टेबल आदर्श स्थिति यही है कि आना नहीं चाहिए, अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन किस तरह से तनाव इस पूरे इलाके में बना हुआ है, ये आइए हम आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों हम इस तनाव की बार बार बात करें, बताते हैं। क्योंकि ड्रैगन का कैसे मिसाइल चक्रव्यूह तैयार किया है उन्होंने, और उस मिसाइल चक्रव्यूह को आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दरअसल हो क्या रहा है कि इस पूरे इलाके में एक चक्रव्यूह की तरह तैनाती की जा रही है मिसाइलों की, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। और इसी वजह से ताइवान भी मिसाइलों की मांग कर रहा है, या जापान को लगता है कि उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लगातार निशाने पर है, चीन के भी और नॉर्थ कोरिया के भी। लेकिन किस तरह का चक्रव्यूह है, आइए वो आपको हम इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चीन और उत्तर कोरिया का किलर मिसाइलों को तबाह करने का अभ्यास लगातार किया जा रहा है, वो अभ्यास सामने आया है। इसके अलावा थार्ड सिस्टम को तबाह करने के लिए DF-26 मिसाइलों का परीक्षण किया गया। अमेरिका ने गुआम में तैनात कर रखा है अपना थार्ड सिस्टम। चीन की DF-26 मिसाइल की रेंज करीब 4000 किलोमीटर है। चीन की DF-26 मिसाइल गुआम तक हमला करने में सक्षम है, यानी वो अमेरिका को सीधे चुनौती देने के लिए सक्षम है। उत्तर कोरिया भी ह्वांगसोंग 15 मिसाइल का कर चुका है टेस्ट। उत्तर कोरिया की मिसाइल की अधिकतम रेंज 4500 किलोमीटर है। तो देखिए किस तरह से ये जो तैयारी है, इसे हम देखते हैं। जीजे सिंह साहब, ये जो तैयारी है, इसी की वजह से क्या हम समझ सकते हैं कि ताइवान या जापान को लगता है कि उन्हें और हथियार चाहिए, उन्हें और मिसाइलें चाहिए, ताकि वो ऑफेंसिव तैयारी भी कर सके? सुमेरा जी, इसके साथ एक और बात जोड़नी चाहिए, वो ये है कि अकेला चाइना नहीं है उस रीजन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैंने काफी दफा स्ट्रेट ऑफ ताइवान के अंदर सेल किया है, उनके साथ नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा वहां पे डिस्टर्बेंस करने वाला देश है, और वो भी कई बार उनके ऊपर हमला कर चुका है। अगर चाइना कोई भी फायरिंग करता है जापान के ऊपर, जहां अमेरिका के ऊपर, तो उसके साथ नॉर्थ कोरिया साथ खड़ा हो जाएगा। तो इस रीजन के अंदर टेंशन जो है वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चाइना है वो अभी, जिसे कहते हैं ना कि जो बार बार एक बात को आप कहते हैं तो वो हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, सोते 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 आदमी सो जाता है, ऐसे बात करते करते वो हाथ से बाहर हो जाती है। एसपीपी सिंह साहब, ये जो बार बार चीन की तरफ से कहा जाता है आप ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे, आप अगर इस हद तक जाएंगे तो हम इस हद तक जा सकते हैं, क्या वाकई ये जो हम मिसाइल युद्ध की बात कर रहे हैं ये छिड़ सकता है? क्या किसी भी क्षण ऐसा फैसला किसी की तरफ से लिया जा सकता है और उसके बाद फिर रोकने जैसा कुछ नहीं होगा? मेरे विचार के मुताबिक इस समय हॉट वॉर, लड़ाई का मामला छिड़ने की चांस कम रहेंगे। एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं जॉकिंग करेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, मैंने पहले भी बोला है, पर लड़ाई का हालात नहीं होगी। बात की गई है कि ब्लॉकेट करेगा चीन ताइवान के ऊपर, बट ये जानना चाहिए चीन को कि मलाक्का स्ट्रेट से उसके ऑयल सप्लाईज जो जाते हैं, एनर्जी सप्लाईज जाती है,
उसकी भी एक तरह की चोकिंग और ब्लॉकेट कर सकता है अमेरिका, उसके ऑकस, उसकी इंडो पैसिफिक में जो अलायंसेस हैं। और ये मैं समझता हूँ उस समय इंडिया के लिए एक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वाड का मेंबर है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर वन अपमैनशिप कर रहे हैं, ये वहाँ तक ही रहेगी। चीन में जी जिनपिंग को दोबारा री इलेक्ट होना है, अमेरिका में बाइडेन की मिड टर्म इलेक्शन आ रही है। ये दोनों लीडर जो हैं एक दूसरे के ऊपर वन अपमैनशिप करी जा रहे हैं। और मेरे ऐसे में हिसाब से आक्रमण नहीं होगा। सर एसवीपी सर, ऐसे में अमेरिका के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि उसके तो हथियार बिक रहे हैं। ताइवान को भी, जापान को भी उन हथियारों की जरूरत है, तो उसके लिए तो नुकसान नहीं है किसी भी सूरत में। अमेरिका तो बहुत माहिर है अपने आर्मामेंट सेल करने के लिए। वही तो हो रहा है यूक्रेन में, यूरोप में। अभी नाटो के और पावर बढ़ रहे हैं। वो कहाँ से हथियार खरीदेंगे? वो अमेरिका से ही खरीदेंगे, अमेरिका के दिए हुए रेट के ऊपर खरीदेंगे। वो तो अमेरिका ने अपना फ़ायदा उठाना है। अफ़गानिस्तान के जो उसके लॉसेस हुए थे उसको उन्हें पूरा करना है, और इसलिए उसने ये ज़रिया अपनाया है यूक्रेन के अंदर और यहाँ ही अभी इंडो पैसिफिक। इसलिए उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक में शिफ्ट की है बाइडेन ने, ताकि अमेरिका उसको एक फेस सेविंग रहे। और जो अभी IPEF या नए जो फ्रेमवर्क बने हैं, ये वही पॉलिसी है उसकी कि अमेरिका एक तरह का पावर प्ले में नंबर 1 ही गिना जाए।